नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनीत वर्मा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस अधिनियम 1861 एवं विनियमन के बारे में। यहाँ से दोस्तों हर बार एक क्वेश्चन बन रहा है। अभी तक हमारी सारी क्लासें ऐप पे चल रही थी और आज YouTube पे मेरा बहुत लंबे समय के बाद ये वीडियो है जो पढ़ाई से संबंधित है। तो दोस्तों, मैंने देखा कि एक क्वेश्चन आपसे पुलिस विनियमन में और पुलिस अधिनियम दोनों जगह से बनना है, डायरेक्ट धारा से और पुलिस विनियमन के चैप्टर से बनता है। तो एक रेखीय यहाँ पर आपसे डायग्राम मैंने के माध्यम से आपको पुलिस अधिनियम और पुलिस विनियमन को समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, ये रिवीजन के लिए बहुत ज़रूरी वीडियो होगी। जिन लोगों को एक बार में ही पूरा पुलिस अधिनियम और पूरा पुलिस रेगुलेशन दोनों समझना है तो वो बहुत महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए। तो दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं पुलिस अधिनियम 1861। तो पुलिस अधिनियम 1861 में जो पहली धारा है वो बात करती है निर्वचन खंड की, यानी परिभाषा की। तो आप सभी को पता है कि पहली धारा क्या बात करती है, परिभाषा खंड की। दूसरी धारा बात करती है बल का गठन, यानी पुलिस बल के गठन की बात कौन सी धारा करती है, तो धारा 2 करती है। फिर धारा 2A पे आते हैं जो अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। ये बात करती है नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल होगा, यानी कि जिस तरीके से सामान्य पुलिस आपकी धारा 2 में है, तो ये नागरिक उड्डयन कार्मिक पुलिस बल की बात करता है धारा 2A के अंतर्गत। धारा 3 में अधीक्षण के बारे में बात की जा रही है कि कैसे जो हमारा पूरा पुलिस सिस्टम है वो किन की अधीक्षण के अधीन होगा, उसके बारे में बात जो है 3 करता है कि राज्य सरकार में अधीक्षण निहित होगा। क्लियर है यहाँ तक। फिर धारा 4 बात करती है महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक। तो धारा जो 4 आपकी संबंधित है महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक। धारा 7 इम्पॉर्टेंट है जो बात करती है अवर अधिकारियों की नियुक्तियां और पद। धारा 8 बात करती है प्रमाण पत्र, यानी जो पुलिस बल का गठन किया गया है धारा 2 के अंतर्गत या 2A के अंतर्गत, तो उन सभी की बात की गई है कि उनको प्रमाण पत्र दिया जाएगा। अगर धारा 2 के अंतर्गत कोई पुलिस बल का गठन किया गया है तो प्रमाण पत्र 8 के द्वारा, और धारा 8A के अंतर्गत जो है नागरिक उड्डयन कार्मिक को जो बल होगा उसको 8A के अंतर्गत प्रमाण पत्र दिया जाएगा। धारा 9 में त्याग पत्र की बात की गई है, त्याग की बात की गई है कि पद कोई त्याग सकता है किन कंडीशनों में, तो धारा 9 में बात की गई है। धारा 10 अन्य नियोजन की बात करता है, अगर किसी पुलिस अधिकारी को अन्य नियोजन में अगर लगेगा तो उसके लिए क्या प्रावधान है वो धारा 10 में बात की गई है। धारा 13 बात करती है जो महत्वपूर्ण है, जो कहती है कि व्यक्तिगत खर्च पर नियोजित अतिरिक्त पुलिस बल, अगर कोई अतिरिक्त पुलिस बल रखता है तो उसको व्यक्तिगत खर्च पर रखना पड़ेगा, ये बात करती है धारा 13। धारा 15 ये कहती है निवासियों या भूमि में हितबद्ध व्यक्तियों के दुराचरण से पीड़ितों को प्रतिकर दिलाना, उसका अधिनिर्णित करना, बात करती है धारा 15A में। धारा 16 बात करती है धारा 13, 14, 15 और 15A के अधीन संदेह जो धनों की वसूली कैसी होगी, उनका वहन कैसे होगा, उसके बारे में बात करती है। फिर हम लोग बात करेंगे पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक। पुलिस महानिदेशक एवं महानिरीक्षक से संबंधित बात की गई है। नियुक्ति की बात 4 में है, शक्तियाँ इनको 5 में दिया गया है और ये नियम बना सकती हैं धारा 12 के अंतर्गत। फिर अतिरिक्त पुलिस बल की नियुक्ति की बात की जाती है, तो रेल व अन्य कर्मी के आसपास जो अतिरिक्त पुलिस लगेगी उसकी बात जो है 14 में की गई है। विक्षुब्ध या संकटपूर्ण जिलों में विशेष पुलिस अधिकारी की नियुक्ति की जो बात की गई है वो 15 में की गई है, यानी कि उनकी नियुक्ति विशेष पुलिस अधिकारी जो होगा वो 15 में होगी, उसकी नियुक्ति 17 में और उसकी शक्तियाँ 18 में, और उसकी सेवा संबंधित बातें धारा 19 में की गई हैं। पुलिस जो ग्राम पुलिस अधिकारी होती है उसकी बात की गई है धारा 20 में, यानी पोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी में पुलिस चौकीदार की बात कहाँ पे की गई है, धारा 20 में। और ग्राम पुलिस अधिकारी की बात कहाँ पे की गई है, 21 में।
फिर हम लोग आज देखते हैं पुलिस अधिकारी से संबंधित क्या धाराएं हैं। तो नियोजन पुलिस अधिकारी का कहाँ पे किया गया है, धारा 22 के अंतर्गत। कर्तव्य इसके 23 में बताया गया, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। और पुलिस अधिकारी द्वारा इतला ये सूचना की बात कहाँ पे की गई है, तो 24 में की गई है। और 25 में बात की गई है कि बिना दावे वाली संपत्ति के संबंध में पुलिस अधिकारी क्या काम करेगा, उसके बारे में 25 में बात की गई है। और यदि कोई दावेदार उपसंजात नहीं होता है तो संपत्ति का अधिग्रहण किस तरीके से होगा, उसके बाद में 27 में की गई है। पुलिस अधिकारी न रहने पर प्रमाण पत्र का वापस दिया जाने की बात कहाँ पे की गई है, 28 में। कर्तव्य त्याग की उपेक्षा के लिए इसको दंड क्या दिया जा सकता है, ये बात 29 में की गई है। लूक जमाव और जुलूस के बारे में जो धाराएं हैं पुलिस अधिनियम में, उनके बारे में हम देखते हैं कि विनियम एवं अनुज्ञप्ति देना धारा 30 में है। अगर वो अतिक्रमण के विरुद्ध जो शक्ति है वो 30A में है। और सड़कों पर व्यवस्था इसके लिए की गई है धारा 31 में। धारा 32 है आदेश की अवज्ञा के लिए दंड। धारा 32A है कि सामूहिक ड्रिल एवं सामूहिक प्रशिक्षण एवं अन्य विधियों के अधीन जो बात की गई है सामूहिक ड्रिल विल की, वो 32A में की गई है। और जो है 34 में बात की गई है कि अन्य विधि के अधीन अभियोजन के कोई अधीन होगा, उसके बारे में 34 कहता है कि सड़कों पर किए गए अपराधों के लिए दंड। धारा 35 अधिकारिता की बात करता है। धारा 37 कहता है कि मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माने की वसूली। धारा 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बात करती है पुलिस अधिकारी की डायरी यानी सामान्य डायरी। धारा जो 47 है वो बात करती है अधीक्षक का ग्राम पुलिस पर प्राधिकार, यानी जो पुलिस अधीक्षक है, SP है, उसका ग्राम पुलिस अधिकारी पर क्या अधिकार है, उसके बारे में बात कहाँ की गई है, 47। कुछ बातें पूछी जाती है यहाँ से, जैसे कि धारा 6, 11, 38, 39, 40, 41 ये पुलिस अधिनियम की निरसित धाराएं हैं। इनमें से एक धारा दी जाएगी और अन्य धाराएं होंगी जिनमें आपको विकल्प का चयन करना होगा कि आखिर कौन सी धारा है जो निरसित कर दी गई पुलिस विनियम में, तो वो बात करेंगे। फिर हम लोग शुरुआत करेंगे पुलिस रेगुलेशन का रेखीय वर्णन। तो पहला जो यहाँ पर बात करेंगे कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारीगण के लिए यहाँ पर क्या बात की गई है पुलिस रेगुलेशन में। तो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के संबंध में अध्याय 1 है जो बात करता है पैरा 1 से 17 तक। इनकी शक्तियाँ व कर्तव्य सारी बातें 1 से 17 तक बात की गई है। तो महानिदेशक एवं महानिरीक्षक की बात पैरा 1 से 4 तक की गई है। मजिस्ट्रेट की बात 6 से 11 और पुलिस अधीक्षक की बात 12 से 17, यानी कि ये 3 मेन मुख्य अधिकारी जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अंतर्गत आते हैं चैप्टर 1 के अंतर्गत पैरा 1 से 17 तक बात की गई है। महानिदेशक की बात 1 से 4, मजिस्ट्रेट की 6 से 11 और पुलिस अधीक्षक की 12 से 17। फिर हम बात करेंगे रिजर्व निरीक्षक और रिजर्व, इसकी बात की गई है अध्याय 2 और पैरा 18 से 24 तक। लोक अभियोजक की बात धारा अध्याय 3 में की गई थी जो निरस्त कर दिया गया है। इसका जो पैराग्राफ 39 जाके 3 में पढ़ लेना, जहाँ पे बात की गई थी कि लोक अभियोजक जो है के अधीन जो है समस्त पुलिस अधिकारी होंगे। फिर हम लोग बात करेंगे मंडल निरीक्षक की, जो अध्याय 4 पैरा 40 से 42 तक के बात करता है। फिर हम लोग इसी में बात करेंगे उप निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीन अधिकारी, ये अध्याय 5 है और पैरा 43 से 64 है। इसमें बात की गई है उप निरीक्षक की, जो 43 से 50 तक बात की गई है। अधीनस्थ उप निरीक्षक की बात 51 से 54 तक की गई है। प्रधान कांस्टेबल थाने का जो मोहरी होता है उसकी बात 55 से 57। चौकी का भार साधक अधिकारी यानी प्रधान कांस्टेबल की बात 58 से 60 और कांस्टेबल की बात पैरा 61 से 48 तक। यानी कि चैप्टर नंबर 5 आपको बहुत इम्पोर्टेंट है कि इसको याद रखना है। चैप्टर नंबर 5 को आप सभी को, चैप्टर नंबर 5 में आपने जो देखी हैं 5 चीज़ें, यानी पहला बात तो चैप्टर नंबर 5 का नाम क्या है, उप निरीक्षक तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ अधिकारी। उप निरीक्षक की बात की गई है तथा सिविल पुलिस के अधीनस्थ जो अधिकारी हैं उनके बारे में बात की गई। पहले बात की गई है उप निरीक्षक की, फिर अधीनस्थ उप निरीक्षक की, फिर प्रधान कांस्टेबल की, फिर चौकी का भार साधक अधिकारी की, फिर कांस्टेबल की, यानी 5 अधिकारियों की बात यहाँ पर की गई है। उप निरीक्षक की बात 43 से 50 तक, अधीनस्थ उप निरीक्षक की 51 से 54 तक, प्रधान
कांस्टेबल थाने का जो मोहरीर है उसकी बात पैरा 55 से 57 तक। चौकी का भार साधक अधिकारी प्रधान कांस्टेबल की बात 5860 और कांस्टेबल की बात 61 से 64 तक। फिर हम लोग चैप्टर नंबर 6 जो याद करेंगे, इसका मैचिंग के लिए चैप्टर का नाम आता है। तो इसमें हम देखेंगे कि चैप्टर 6 क्या कहता है। सशस्त्र पुलिस, सशस्त्र पुलिस की बात की गई है 65 से 72 तक पैरा, और पैरा जो 70 का जो है खंड ए से अड़ा तक भी इम्पोर्टेंट है। फिर है सशस्त्र प्रशिक्षण रिजर्व। तो सशस्त्र, एक तो सशस्त्र पुलिस की बात 6 में हो गई जो 65 से 72 तक है, और सशस्त्र जो प्रशिक्षण रिजर्व होगा उसकी बात 7 में की गई है और 73 से 78 तक। फिर घुड़सवार पुलिस बहुत पूछा जाता है, घुड़सवार पुलिस की बात 79 से 88 तक की गई है। और इसमें 3 चीज़ें हैं जो आपको याद रखना है। घुड़सवार पुलिस के कर्तव्य की बात की गई है 79 से 82, गश्त का तरीका क्या होगा इसके बाद 83 में की गई है, और इनके प्रशिक्षण का की बात कहाँ पे की गई है तो 84 से 87 तक। तो इतनी बात आपको याद रखना है घुड़सवार पुलिस चैप्टर नंबर 8 पैरा 79 से 88। फिर ग्राम पुलिस की बात चैप्टर नंबर 9 में की गई है और पैरा या 89 से 96 तक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैचिंग के लिए हर बार पूछा गया है कि ग्राम चौकीदार की बात कहाँ पे की गई है विनियम में। तो विनियम में ये बात की गई है पैरा 89 से 96 तक। फिर हम दूसरा भाग देखते हैं जिसे में विशेष कर्तव्य के बारे में बात की गई है कि थाने में की गई रिपोर्ट के बारे में चैप्टर नंबर 10 में बात की गई है, और पैरा 97 से 103 तक इसकी बात की गई है। फिर अन्वेषण की बात चैप्टर नंबर जो 11 में किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है प्री और मेंस इंटरव्यू तक। तो अन्वेषण की बात चैप्टर 11 में 104 से 128 तक पैरा में बात की गई है। इसमें जो तुमको सबसे पहले पढ़नी है, चेहरा याद रखना है, केस डायरी के बारे में कहाँ पे बात की गई है तो 108 में। पुलिस से पूछताछ की बात कहाँ पे लिखी गई है तो पैरा 112 में। लोक सेवक या रेल कर्मचारी की जांच की बात 113 में की गई है, और 121 और 132 यहाँ से 121 यहाँ की बहुत इंपॉर्टेंट है। पुलिस अभिरक्षा यानी रिमांड, तो पुलिस रिमांड की बात पैरा में कहाँ पे किया गया है 121 में। और आरोप पत्र चार्जशीट की बात कहाँ पे की गई है तो 122 में की गई है। फिर बात की गई है मजिस्ट्रेट के अधीन अन्वेषण, यानी मजिस्ट्रेट के जो अधीन होकर जो अन्वेषण किया जाएगा, इन्वेस्टिगेशन जो किया जाएगा 124 के द्वारा। फिर पुलिस अधीक्षक द्वारा अन्वेषण, एक तो मजिस्ट्रेट अन्वेषण करता है 124 में, पुलिस अधीक्षक अन्वेषण करता है 125 में। और मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट इम्पॉर्टेंट पैरा है, हर बार पूछा गया है, याद कर लेना, ये बात की गई है 132 में। और मृत्यु उपरांत परीक्षण या पोस्टमार्टम जो की बात की गई है वो पैरा 134 में किया गया है। फिर इसी में बात की गई कि पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की शक्तियाँ क्या होंगी 147 है। फिर अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की शक्ति क्या होती है 47 है। जमानत की बात 156 में, और पुलिस अभिरक्षा में कैदी की बात कहाँ पे की गई है तो पैरा 157 से 164। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर था, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, 2 क्वेश्चन तक बन जाता है यहाँ से। तो पूरा आप विनियम नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये जरूर पढ़ के जाना कि चैप्टर नंबर 12 जो बात करता है मृत्यु समीक्षा, मरणोपरांत शव परीक्षा, घायल व्यक्ति की चिकित्सा, जिसमें केस डायरी की बात 108 में। फिर हम बात करेंगे जमानत और अभिरक्षा जो चैप्टर नंबर 13 है, पैरा 147 से 164। तो पुलिस अधिकारी की गिरफ्तारी की बात 147 में याद करना है, अधीनस्थ पुलिस अधिकारी की शक्ति 147 से, जमानत की बात 156, और पुलिस अभिरक्षा में कैदी की बात 157 से 164। चैप्टर 14 याद करना है, जिसमें ऐसे आप देख के चले जाना, बस ज़्यादा यहाँ क्वेश्चन नहीं है। चैप्टर 14 कहता है पैरा 165 से 173 की संपत्ति की अभिरक्षा और निपटारा। चैप्टर 15 जो पैरा 174 से 185 है जो विशेष अपराध के बारे में बात करता है,
और अध्याय 17 है जो पैरा 190 से 195, जो गश्त और घेराबंदी के बारे में। एक बार ये पूछा गया कि गश्त और घेराबंदी के बारे में कहाँ प्रावधान है। चैप्टर नंबर 17 पैरा 190 से 195। फिर अध्याय 18 आता है जो विशेष गश्त गारद या अतिरिक्त पुलिस के बारे में बात करता है। पैरा नंबर 196 से 214। विशेष अपराध के बारे में जो बात की गई है, डकैती या गिरोह के बारे में पैरा पूछा जाता है। डकैती और गिरोह के बारे में प्रावधान कहाँ है। पैरा नंबर 174। व्यवसायिक विस्पान के बारे में पैरा नंबर 175। व्यपहरण 14 वर्ष से कम के लिए कहाँ पर व्यवस्था है, तो पैरा नंबर 176। पशु का विस्पान 177 178 में। और गो जातीय पशुओं की चोरी के बारे में प्रावधान कहाँ है। बीजेपी की सरकार है, पूछा जा सकता है कि गो जातीय पशुओं की चोरी कहाँ पे प्रावधान है, तो पैरा 179 से 185। गश्त और घेराबंदी के बारे में भी क्वेश्चन पूछा था कि गश्ती के नियम क्या हैं, 190 में। गश्ती के कर्तव्य क्या हैं, 191। गश्ती की पद्धति क्या है, 194। और नाकाबंदी के बारे में बात की गई है, पैरा नंबर 195। भगौड़े फरार अपराधी के बारे में भी पूछा जाता है, तो भगौड़े और फरार अपराधी के बारे में जो प्रावधान किया गया है वो किया गया है चैप्टर नंबर 19 पैरा 214 से 222। परिभाषा पैरा 214 में दिया गया है। फरार अपराधी के वर्ग के बारे में 217 बताया गया है। रजिस्ट्रेशन 218 और रजिस्टर से नाम निकालना फरार और भगौड़े की वो बात की गई है 220 में। फिर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 20 जिसमें दुष्चरित्रों और रजिस्ट्रीकरण तथा निगरानी की बात की गई है। चैप्टर नंबर 20 जो 230 से लेकर 276 तक बात की गई है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपराध नोटबुक की बारे में बात की गई, पैरा 223। हिस्ट्री सीटर की बात 227 में, वर्ग ए और वर्ग बी। हिस्ट्री सीटर के सिद्धांत हैं पैरा 242 में। किशोर की हिस्ट्री सीटर है 243 में। गिरोह पंजी की बात है पैरा 253। बुरे चरित्र वालों की गतिविधियों की रिपोर्ट का सत्यापन 257 से 274 तक बात की गई है। फिर अभिलेख और गोपनीय दस्तावेज के बारे में चैप्टर नंबर 22 में बात की गई है। जर्नल डायरी वाला पढ़ के जाना चैप्टर, जिसमें बात की गई है पैरा 291 से 297। न्यायालय में प्रस्तुति के बारे में पैरा 299 और मुखबिर के बारे में पैरा 300। तो न्यायालय में प्रस्तुति के बारे में 200 की कैसे जर्नल डायरी प्रस्तुत की जाएगी, और मुखबिर के बारे में 300 पैरा इंपॉर्टेंट है। फिर विशेष कर्तव्य में हम आते हैं कि पुलिस थाने पर जो है रखे लेखे, उनके बारे में 301 से 308। ये इंपॉर्टेंट है आपका चैप्टर नंबर 25 जन्म एवं मरण की रपट और उनका पंजीकरण, कहाँ पे बात की गई है, पैरा 322 से 327 तक। फिर चैप्टर आपको देखना है चैप्टर नंबर 26 जो बात करता है अकाल के समय में पुलिस अधिकारियों के मार्गदर्शन के निर्देश, 328 से 337। चैप्टर नंबर 27 याद करना है आपको, विशेष विधियों और नियमों के अधीन कर्तव्य क्या है, तो 338 से 369। फिर हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 28 की जो प्राकृतिक की बात करता है, पैरा 370 से 395। हमारा भाग तीसरा है जहाँ से हमें कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, यानी इसका चैप्टर 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, और 32। तो पहले बात करेंगे चैप्टर नंबर 32 की जो बात करता है पैरा 396 से 427, जिसमें आपको पढ़ना है कि पुलिस बल के निकाय के बारे में क्या प्रावधान है, कहाँ पे, तो पुलिस बल के निकाय के बारे में प्रावधान है 396 के पैरा में, जिसमें प्रांतीय, सिविल, सशस्त्र और सवार, राजकीय रेल पुलिस और ग्राम चौकीदार। फिर हम बात करेंगे इसी में कि राजपत्रित अधिकारी के बारे में कहाँ प्रावधान है, पैरा 397 में। अराजपत्रित अधिकारी का कहाँ प्रावधान है, 398 में। अगला चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 30 जो बात करता है 428 से 463 तक, जो पदोन्नति के बारे में बात करता है। फिर हम बात करेंगे अध्याय 31 जो बात करता है 464 से 476। एक बार ये क्वेश्चन पूछा कि पुरस्कार के बारे में किस अध्याय में उपबंध किया गया है, तो 31 में किया गया है 464 से 476 तक। फिर हम लोग बात करेंगे
अध्याय 32 जिसमें बात की गई 470 से 507 तक विभागीय दंड व अभियोजन। अब विभागीय दंड है तो दंड की बात जो की गई है 478 से 502 और प्रक्रिया की बात 83 में की गई है। अब दंड विभागीय क्या होता है? दंड होता है विभागीय, जो दंड मिलेगा वो 478 और 479। डांट फटकारा जाएगा केवल विभागीय दंड में तो 480 से 481। पद से हटाया जाएगा, पदच्युत किया जाएगा तो 481। पद से अवनीत किया जाएगा तो 482 और निलंबन किया जाएगा तो 496 से 502। यानी कि जो विभागीय दंड और अभियोजन के बारे में बात की गई है चैप्टर 32 470 से 507। यहाँ पे बात जो की गई है विभागीय दंड 478 और 79 400। डांट फटकार के छोड़ दिया जाएगा 480 81। पदच्युत किया जाएगा तो 481। पदोन्नत किया 482 और निलंबन यहाँ से मैचिंग करने के लिए आ जाता है कि पदच्युत, पदोन्नत, निलंबन या विभागीय दंड इनको मैच करिए। तो 78 79 विभागीय दंड, डांट फटकार के 480 81, 400 पदोन्नत 82 और निलंबन 496 से 502। हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर जो है 33 की। चैप्टर 33 कहता है अपील, पुनरीक्षण, याचिका और शासकीय दस्तावेज की लिपियाँ। पैरा 508 से 519 ए। अपील की बात की गई है 508 से 510। पुनरीक्षण की बात की गई है 511 से 513। याचिकाओं की बात की गई है 514 से 516 और शासकीय दस्तावेजों की प्रतिलिपियों के बारे में बात की गई है 517 से 519। अब अगला हम चैप्टर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 34 जो स्थानांतरण के बारे में बात करता है। पैरा 520 से 526 विभागीय दंड, ये आपका मतलब जो हो गया। फिर हम लोग बात करेंगे भाग लास्ट है जो यहाँ से एक बार मिलाने का पूछा गया, प्रधान आरक्षकों का प्रशिक्षण। तो इसमें 3 चैप्टर दिए गए हैं। अराजपत्रित अधिकारियों, निरीक्षकों और रिजर्व उप निरीक्षकों का प्रशिक्षण कहाँ पे बात की गई है? तो अराजपत्रित जो अधिकारी हैं, निरीक्षक हैं, उप निरीक्षक का प्रशिक्षण 527 से 533। उप निरीक्षक का प्रशिक्षण 534 से 538 और प्रधान आरक्षकों का प्रशिक्षण 539 से 554। तो इस प्रकार हमने कोशिश ये किया है कि आप सभी को पूरे एक्ट की एक समरी डायग्राम के माध्यम से समझा दिया जाए। तो आप सभी ने हमारा वीडियो सुना, देखा, समझा। आप सभी को मैं आशा करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों में शेयर करिए। धन्यवाद।